नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में दे दिया है, जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं आप लोगों को इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। इनके बीच कितना बल है? तो इसमें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यानी कि दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे R बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। ये दूरी हो गई। इसके बाद आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 आवेश दिए गए हैं। Q1 का मान दिया गया 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच कितना बल, यानी कि F का मान ज्ञात करना है। और सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बट्टे R²। ये कूलाम का नियम होता है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10⁹ फिर गुणे Q1 Q2। Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ और बटे R²। R का मान 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 9 दूनी 18 × 10⁻⁷ और -7 मिलके हो जाएगा 14। 7 और 7 मिलके 14। 14 में से जब 9 जाएंगे और यहाँ पर ये प्लस का है और जो घात आएगी वो माइनस में आएगी। तो जब -14 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -5 और गुणे यहाँ पे ये बचा है 3। फिर बटे इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 × 9, यानी कि ये हो जाएगा 900। 30 दिया है तो इसका वर्ग हो जाएगा 900 × 10⁻² का वर्ग करेंगे तो 10⁻⁴। इसके बाद इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 3 × 9 0। फिर से इसको काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 30, तो 3 × 30 और ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ बट्टे यहाँ पे 100 बचा है 100, यानी कि 10⁻² और 10⁻⁴ से 10 जब 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻5 है और -2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और -5 से प्लस का 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -3। तो ये बल था, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, इसमें दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो इसमें पहला आवेश दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम, यानी कि Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम। इसको बदलेंगे कूलाम में तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम। ये पहला आवेश हो गया। इसके बाद
इनके बीच का बल दिया है, यानी कि F बराबर 0.2 न्यूटन और दूसरा आवेश दिया है 0.8, यानी कि Q2 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम बदलेंगे तो 0.8 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। तो इसमें पहला है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि पहले सवाल में आपको R का मान ज्ञात करना है और फिर लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यहाँ पे दूसरे गोले पर बल ज्ञात करना, दूसरे गोले का बल मान लेते हैं हम लोग F2, यानी कि F2 आपको ज्ञात करना है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सूत्र अभी कूलाम का नियम बताया गया, तो वही यहाँ भी लगाना है आपको। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पहले R का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर F का मान है 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2। Q1 का मान 0.4 गुणे 10⁻⁻6 फिर गुणे Q2 का मान 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बट्टे R स्क्वायर। इतना हो गया। जब यहाँ से R स्क्वायर हमको निकालना है तो R स्क्वायर इधर गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 गुणे 10⁻, ये -6 और -6 मिलके हो जाएगा -12, और -12 से जब प्लस का 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3। फिर यहाँ पे बट्टे में ये आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 9 गुणे, ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव लगा है एक अंक बाद, ये दशमलव एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 4.0 गुणे 8 गुणे 10⁻⁻4। यहाँ पे -3 था, दशमलव एक अंक दाईं तरफ ले गए तो एक घात और माइनस में बढ़ गई, तो यहाँ पे हो गया -4 और बट्टे में हो जाएगा 2। इसके बाद जब यहाँ से R निकालेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट। तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10⁻⁻4 और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 चौको 8। अब इसके बाद जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 4 का वर्गमूल 2, फिर यहाँ पे हमने भाग किया तो फिर 4 आया, इसका वर्गमूल भी 2 गुणे 10⁻⁻4 का वर्गमूल हो जाएगा -2। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा R बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि R बराबर हो गया 12 गुणे 10⁻⁻2। त्रिज्या निकाली है इस दूरी, यानी कि इसको लिखेंगे मीटर में, तो ये हो गया 12 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और या फिर इसी को लिख सकते हैं R बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुणा करते हैं 10⁻⁻2 से, तो जब ये हटाएंगे तो फिर ये सेंटीमीटर में वापस बदल जाएगा। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन था दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम में बताया गया है कि एक आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल जो होता है वो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल के बराबर तथा विपरीत होता है। अतः F1 बराबर F2, यानी कि जो बल होता है वो समान होता है उनका परिमाण, लेकिन उनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। इसका मतलब जो दूसरे गोले पर बल होगा वो पहले गोले के बल के बराबर होगा, जिसका मान दिया गया था 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पर दूसरे गोले पर जो बल हो जाएगा वो 0.2 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन इसकी दिशा जो होगी वो Q1 की ओर होगी, क्योंकि दिशा जो होती है वो विपरीत हो जाती है, लेकिन बल का मान जो होता है वो दोनों गोलों पर एक दूसरे के कारण समान होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा फिर 0.2 न्यूटन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बट्टे कैपिटल जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है। तो इसमें जांच करने की जो ये राशि दी गई है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि ये विमाहीन राशि है। और विमाहीन का मतलब जिस राशि का मात्रक नहीं होता उसकी कोई विमा भी नहीं होती है। तो सबसे पहले कूलाम बल, तो कूलाम बल का आपको सूत्र बताया गया है, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के है ये नियतांक है, इसी नियतांक का मान हम लोग 1/4πε0 रखते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग स्मॉल के का मात्रक ज्ञात करें तो के का मात्रक बराबर, तो ध्यान दीजिए जब के का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर की राशि इस तरफ आएगी, तो बट्टे वाली राशि गुणे में जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा Q1 Q2 का मात्रक, यानी कि के का मात्रक जो होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया गया है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, फिर दिया गया दूरी यानी कि आर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, फिर बट्टे आवेश दिए गए दोनों, तो दोनों का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। इसके बाद अगली राशि है ई यानी कि आवेश, तो ई का मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये आवेश का मात्रक हो गया। इसके बाद दिया गया कैपिटल जी, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो अब आपको एक गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बताया गया था, F बराबर कैपिटल जी M1 M2 बट्टे आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से कैपिटल जी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ से जब कैपिटल जी का मात्रक निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा जी का मात्रक बराबर, यहाँ भी उसी तरह गुणे में जाएगा ये, तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बट्टे M1 इंटू M2। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो बल दिया गया है, बल का मात्रक न्यूटन, फिर दूरी दी गई है, इसका मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान दिए गए तो 2 द्रव्यमान है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी का मात्रक हो गया। इसके बाद दिया गया है एम ई और एम पी। एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम पी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि एम ई का मात्रक बराबर एम ई का मात्रक, ये दोनों हो जाएंगे किलोग्राम। यहाँ पर एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है और एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, जो कि समान होगा। अब इसके बाद हम लोगों को मात्रक ज्ञात करना था के ई स्क्वायर बट्टे कैपिटल जी एम ई एम पी का। तो अब इसमें जब मान रखेंगे तो पहले दिया गया है स्मॉल के, और स्मॉल के का मात्रक निकला है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये के का मान हो गया। इसके बाद आवेश दिया गया है, आवेश का मात्रक था कूलाम स्क्वायर, ये हो गया आवेश का मात्रक। अब इसके बाद कैपिटल जी का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद दोनों द्रव्यमान दिए गए, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम। यहाँ पर स्मॉल के का जो मात्रक लिखा गया वहाँ पर कूलाम स्क्वायर आया था, तो ये कूलाम स्क्वायर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और किलोग्राम स्क्वायर से ये दोनों किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं आया। और जब इस राशि का कोई भी मात्रक नहीं है तो इसका मतलब यह एक विमाहीन राशि है। अतः के ई स्क्वायर बट्टे जी एम ई एम पी
यह विमाहीन है। इसके बाद आगे इसमें दिया गया था कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो भी नियतांक है, नियतांकों के मान रखकर इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है स्मॉल के का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद दिया गया है आवेश इलेक्ट्रॉन का, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। फिर दिया गया है कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी का मान हो गया। इसके बाद एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। इसके बाद एम पी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये सभी नियतांकों के मान हो गए। इन नियतांकों के मान इसमें रख के इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है कि ई स्क्वायर बट्टे कैपिटल जी एम ई एम पी। तो के का मान 9 गुणे 10 की घात 9, फिर गुणे ई स्क्वायर दिया गया यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 का होल स्क्वायर, फिर बट्टे कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31, फिर गुणे एमपी यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27। इतना हो गया। जब इसको हल करेंगे पूरा, तो हल करने पर इसका मान आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39। यानी कि इसका जब गुणा भाग करेंगे तो आप इसका मान आएगा 2.27 गुणे 10 की घात 39। इसका गुणा और भाग आप रफ कॉपी पे अलग करके चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब यह निश्चित दूरी पर रखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। यानी कि जो ये अनुपात है वो वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। और इससे स्पष्ट है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल जो होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं एक साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो पहले इसका आंसर देखेंगे। तो आवेश के क्वांटित होने का अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का पूर्णांक होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि पिंड पर आवेश सतत रूप से नहीं बदलता, अपितु वह आवेश के क्वांटम या बंडल के रूप में पृथक परिवर्तित होता है। गणितीय रूप में अगर इसे हम लोग लिखेंगे तो पिंड पर जो आवेश होता है उसका सूत्र होता है Q बराबर +-NE। तो यहाँ पर उपयुक्त कथन को सूत्र से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है Q बराबर +-NE। तो प्लस प्रोटॉन का आवेश होता है और माइनस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और यहाँ पर Q जो है वो किसी वस्तु का आवेश है और N यहाँ पर जो होता है वो पूर्णांक होता है। तो यही बताया गया था कि किसी वस्तु का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर N जो है वो पूर्णांक है और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यानी कि स्वतंत्र अवस्था में मूल आवेश के अंश को कभी नहीं देखा गया। इसके बाद इसका सेकंड नंबर है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो व्यवहारिक रूप से स्थूल स्तर पर आवेशित पिंड पर आवेश जो होता है वो बड़ा होता है। यानी कि स्थूल स्तर पर जो है आवेशित पिंड पर आवेश बड़ा होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। जब पिंड को
इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप से परिवर्तित होता प्रतीत होता है। अतः स्थूल स्तर पर जबकि आवेश की मात्रा अधिक होती है, आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। यानी कि स्थूल स्तर पर जो आवेशित पिंड होता है उस पर आवेश इतना अधिक होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब पिंड से इलेक्ट्रॉन दिए या फिर लिए जाते हैं तो उसके आवेश में इतना कम परिवर्तन होता है कि उसमें सतत रूप से ही परिवर्तन प्रतीत होता है। इसलिए जो है आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा की जा सकती है। इसके बाद अगला है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो जब एक कांच की छड़ रेशम के टुकड़े से रगड़ी जाती है तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेशम के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अतः दोनों पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो रगड़ने के पश्चात पुनः दोनों वस्तुओं पर जो नेट आवेश होता है यानी कि कुल आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। अतः आवेश संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं और इस प्रकार कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का टुकड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है और दोनों पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो रगड़ने के पश्चात जब दोनों के कुल आवेश ज्ञात करते हैं तो कुल आवेश का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो शून्य हो जाने के कारण आवेश का संरक्षण नियम लागू हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। यानी कि ये वर्ग दिया गया है ABCD, इसके चारों शीर्षों पर QA, QB, QC और QD आवेश रखे गए हैं। यहाँ पर QA बराबर QC बराबर 2 माइक्रोकूलम यानी कि A और C पर आवेश समान है। इसी तरह B और D पर भी आवेश समान है और इसका मान -5 माइक्रोकूलम। इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दी गई तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10 की घात -2 मीटर। इसके बाद विकर्ण यानी कि ये AC और BD दो विकर्ण दिए गए, विकर्ण निकालेंगे तो सूत्र होता है भुजा √2। भुजा है 10 × 10 की घात -2 और √2 बराबर AC बराबर BD जो कि विकर्ण है। इसके बाद इसके मध्य बिंदु पर ज्ञात करना है O। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये मध्य बिंदु होगा O। तो इसकी दूरी आधी हो जाएगी यानी कि O से लेके A तक की जब दूरी निकालेंगे तो वो AC की आधी हो जाएगी। इसको लिखेंगे OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। तो इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 √2 × 10 की घात -2 मीटर। अब इसके बाद बिंदु A पर आवेश और C पर आवेश समान है तो आवेश समान होने के कारण जो बल होगा उसका मान समान होगा, किंतु दिशाएं जो होंगी वो विपरीत होंगी। तो परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण A पर यानी कि FOA और FOC बराबर 0 यानी कि दोनों बल समान और दिशाएं विपरीत होने के कारण दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों बलों का योग जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह B और D पर जो आवेश रखे गए हैं उनका मान भी समान है तो दोनों आवेश समान और परिमाण समान और दिशा में विपरीत होने के कारण ये भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों का योग भी जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो केंद्र पर आवेश 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है उस पर लगने वाला बल जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि A और C पर आवेश समान होने के कारण इन पर आरोपित बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। B और D पर रखे आवेश परिमाण में समान और बल आरोपित बल की दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इसलिए बिंदु O पर जो आवेश है उस पर आरोपित बल 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों।
तो इसका उत्तर है किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत बल रेखा वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाती है, अतः बल रेखाएं सामान्यतः वक्र रेखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वह सतत वक्र होती हैं जो अचानक नहीं टूटती, क्योंकि यदि ऐसा है तो टूटने के स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगी। तो इसमें बताया गया है कि किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल रेखा वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी कि जैसे अगर ये हम मान लें कि ये वैद्युत बल रेखा है और इसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और अगर दूसरे बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर बदल जाएगी। इसलिए लिखा गया था यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाती है। यानी कि जब ये बिंदु यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो इसकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो बल रेखाएं सामान्यतः वक्र रेखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वह सतत वक्र होती हैं जो अचानक नहीं टूटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो टूटने के स्थान पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगी। इसके बाद इसी का बी पार्ट दिया गया है। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा है तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। अगर इस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इधर हो जाएगी, और इस वक्र पर खींचेंगे तो इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E1 और यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E2। तो एक ही बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। एक ही दिशा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि ऐसा करने से कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, और यह संभव नहीं है। अगला है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें पहला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो इसमें दो बिंदु आवेश दिए गए हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी AB। इस पर आवेश दिया गया है QA और यहाँ पर आवेश है QB। हमको इस रेखा के मध्य बिंदु M पर जो है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसकी कुल दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। टोटल है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है आवेश, यानी कि QA बराबर दिया गया है 3 माइक्रोकूलम। इसको बदलेंगे तो 3 गुणे 10 की घात -6 कूलम। इसके बाद QB बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम। इसको जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणे 10 की घात -6 कूलम। यहाँ पर टोटल दूरी दी थी 20, तो ये इसका मध्य बिंदु लिया गया। तो इधर की आधी दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और इधर आधे भाग की दूरी 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, इस भाग की दूरी को मान लेते हैं R1 और इस भाग की दूरी को मान लेते हैं R2, और इन दोनों का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर को जब मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। तो ये दूरी हो गई। तो सबसे पहले QA आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 QA बटे R1 स्क्वायर। तो बिंदु A पर जो आवेश रखा गया है इसके कारण बिंदु M पर तीव्रता यहाँ पर मान रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, QA का मान है 3 गुणे 10 की घात -6। इसके बाद बटे में R स्क्वायर,
यानी कि 0.10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात 9 से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 3। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10^100। इतना हुआ। 0.2 अंक पे था, अब 4 अंक पे हो जाएगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इतना हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 27 गुणे 10 की घात 3 बटे, यहाँ पे 0.2 अंक दाएं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 1.0 गुणे 10 की घात -2। ये हो जाएगा 27 गुणे 10 की घात 3, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। तो E1 का मान आ गया 27 गुणे 10 की घात 5। तीव्रता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद जब बिंदु B पर जो आवेश रखा गया है वो ऋणात्मक आवेश है, उसके कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे। दूरी समान है तो यहाँ पर जो दूसरी तीव्रता निकालेंगे यानी कि E2, इसका भी परिमाण इसी के बराबर आएगा, यानी कि 27 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आवेश ऋणात्मक था तो हम लोगों ने आवेश का परिमाण लिया है, यानी कि जब E2 निकालेंगे तो E2 का परिमाण जो आएगा वो आएगा 27 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो मध्य बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा फिर E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि दोनों तीव्रताओं का योग। तो ये हो जाएगा फिर E बराबर E1 का मान 27 गुणे 10 की घात 5 फिर प्लस 27 गुणे 10 की घात 5। इसको जोड़ेंगे तो 27 और 27 मिल के हो जाएगा 54 गुणे 10 की घात 5। दशमलव बताया था आप लोगों को मानक रूप में लिखते हैं तो एक अंक पे होना चाहिए, यानी कि E बराबर, यहाँ पे दशमलव लास्ट में दिया, एक अंक इधर लाएंगे तो 5.4 गुणे 10 की घात, देखिए दशमलव बाईं तरफ लाएं तो यहाँ घात प्लस में 1 बढ़ जाएगी, यानी कि इसका मान हो जाएगा 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो मध्य बिंदु पर जो तीव्रता आएगी उसका मान होगा 5.4 गुणे 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर आवेश का मान ऋणात्मक था लेकिन आपको आवेश का मान ऋणात्मक नहीं लेना है, क्योंकि तीव्रता का परिमाण जो है वो धनात्मक लेके आपको हल करना है। और बिंदु M पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा जो है B की ओर होगी, यानी कि E1 और E2 दोनों की दिशाएं M से B की ओर। अब इसका B नंबर दिया गया, यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है इसका मान है, यानी कि Q बराबर 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। तो ये आवेश दिया गया है और इस बिंदु पर बल का परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि F बराबर सूत्र होता है QE। यहाँ पर मान रखेंगे तो Q का मान 1.5 गुणे 10 की घात -9 गुणे E का मान जो भी निकाला गया है, यानी कि 5.4 गुणे 10 की घात 6। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इसका मान आएगा 15 चौको 60 के 0, 15 पच्चे 75, 75 और 6 जब जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 81। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात -9 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर घात हो जाएगी -3, यानी कि इसको लिख सकते हैं F बराबर 8.1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, यानी कि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का आवेश जो है इतना बल अनुभव करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A दिया है 0,0, -15 सेंटीमीटर और B दिया है 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उसमें 3 मान रखे गए, यानी कि x अक्ष का, y अक्ष का और z अक्ष का। तो x अक्ष का मान यहाँ पर 0 है, y का मान 0 है, z वाला दिया गया यानी कि ये बिंदु जो है z पर उपस्थित होगा।
तो जेड अक्ष पर जो बिंदु दिया गया इसका मान हो गया 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस अक्ष की तरफ लेंगे और फिर जेड के विपरीत दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस वाला बिंदु लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0,0, माइनस 15 सेंटीमीटर। तो ये बिंदु हो जाएगा ए और ये वाला बिंदु हो जाएगा बी। यानी कि ये जो मूल बिंदु दिया गया है ओ, इसके दाएं तरफ ऊपर जो बिंदु दिया गया ऊपर वाला वो प्लस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इधर जो दिया गया ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि ए से बी की जो दूरी है ए बी बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस बिंदु से ऊपर की दूरी 15 और ये 15 माइनस की तरफ, तो टोटल दूरी ए बी की हो गई 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। इतना हो गया। इसके बाद इसको हम लोग मान सकते हैं ए बी को द्विध्रुव की लंबाई के हिसाब से 2l, यानी कि ए बी का मान जो होगा वो 2l के बराबर होगा। इसको लिखेंगे 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। यहाँ पर 2l जो माना गया ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आवेश है क्यू ए ये धनात्मक होगा और यहाँ पर जो आवेश है क्यू बी इसका मान ऋणात्मक लिया गया। तो एक प्लस आवेश और दूसरा माइनस आवेश जो है, दोनों आवेश समान है और परिमाण समान और दिशाएं विपरीत हैं, यानी कि चिन्ह जो है प्रकृति इसकी विपरीत है। तो जब समान आवेश और प्रकृति विपरीत होती है तो इससे बनता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की लंबाई को लिखते हैं 2l से, इसलिए ए बी बराबर लिखा गया है 2l। इसके बाद आवेश जो दिया गया है क्यू ए का मान दिया गया है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम और क्यू बी बराबर दिया गया है माइनस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम। तो इसमें जो ज्ञात करना है कुल आवेश यानी कि क्यू ज्ञात करना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी ज्ञात करना है। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए क्यू बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर क्यू ए का मान 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7, फिर क्यू बी का मान माइनस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम, और ये वाला भी कूलाम में। तो क्यू बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों मान समान है और बीच में चिन्ह माइनस लगा तो घट जाएंगे। तो कुल आवेश जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसके बाद ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q यहाँ पर दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण लिया जाता है, तो इसमें Q का मान हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और 2L का मान जो है वो है 30 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो P बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो 25 त्याई होता है 75, 30 है तो ये 0 लग जाएगा। इसके बाद एक अंक पे दशमलव दिया, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात 7 और 2 मिलके हो जाएगा माइनस का 9। तो ये हो जाएगा P बराबर दशमलव एक अंक बाएं तरफ लाएंगे तो 7.5 गुणे 10 की घात माइनस 8, बाएं तरफ जाने पर घात प्लस में बढ़ती है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8 और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो ऋणात्मक z अक्ष की ओर होगी, यानी कि माइनस Q से प्लस Q की ओर। इसके बाद अगला है 4 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है और द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से। P बराबर दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर। इसके बाद न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है E बराबर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम और दिशा से 30 अंश का कोण दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। और कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से और ये ज्ञात करना है और सूत्र होता है टाउ बराबर P E साइन थीटा। अब इसमें मान रखेंगे तो P का मान 4 गुणे
10 की घात -9, ई का मान 5 गुणे 10 की घात 4 इंटू साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा 30 अंश। इसका गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -9 से 4 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5, फिर गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। इसके बाद जब 2 से 20 को भाग करेंगे तो 2 दहम 20, 10 गुणे 10 की घात -5। इसके बाद जब यहाँ पे घात प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो प्लस के 5 से जब यहाँ पर 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -4। बल आघूर्ण निकाल रहे हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के न्यूमेरिकल मैं इसके सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।